गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटिव लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस क्लास में हम थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करने वाले हैं। पवन सीरीज़ के थ्रू आपके रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हम कंप्यूटर का रिवीजन करेंगे और शुरुआत करेंगे हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। तो ज़्यादा समय को न गंवाते हुए हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। तो आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी जिसे कहा जाता है हिंदी में, उस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के टेक्निकोस है ना, किस शब्द से, टेक्निकोस शब्द से जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। अब यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, तो विश्व स्तर पर जो इंटरनेट की शुरुआत है, अब देखिए पहले इंटरनेट का उपयोग जो है वो केवल कुछ कॉन्फिडेंशियल कार्यों को करने के लिए किया जाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसका उपयोग दैनिक जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी किया जाने लगा। तो इसकी जो शुरुआत है, मतलब अगर हम कहें वर्ल्ड वाइड स्तर पर, या फिर हम कहें कि हमारे डेली रूटीन में, है ना, न केवल कॉन्फिडेंशियल कामों के लिए बल्कि डेली रूटीन में जो इंटरनेट का यूज़ है वो विश्व स्तर पर 1969 में स्टार्ट हो चुका था और सबसे पहले अमेरिका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो इंटरनेट के भागों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर के पार्ट्स और ये प्रश्न है आपके इंटरनेट के पार्ट, तो आपको केवल वो पार्ट्स ही बताने हैं जो कि इंटरनेट फैसिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, सैटेलाइट या फिर उपग्रह संचार और केबल नेटवर्क। ये सारे आपके जो है वो इंटरनेट के प्रमुख भाग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है इंटरनेट की सेवाएं कौन कौन सी है, कि इंटरनेट के थ्रू हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती हैं। तो हम ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट रिले चैट कर सकते हैं, चैटिंग वगैरह आप कर सकते हो, और टेलनेट कर सकते हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाएं भी हमें प्राप्त होती हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं की यदि बात करें तो इस प्रश्न को तो हम अपनी लैंग्वेज में भी, अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर भी लिख सकते हैं कि इंटरनेट ने हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को बहुत ज़्यादा सरल और सुगम बना दिया है। विश्व के किसी भी कोने पर जहाँ पर जाने में हमें काफ़ी लंबा समय लगता, वहाँ पर जो हमारी पहुँच है वो 1 सेकंड में उपलब्ध करवा दी गई है। इंटरनेट के द्वारा मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस और बहुउपयोगी बना दिया है। अगला प्रश्न है इंटरनेट के एक कार्य को समझाइए। तो कार्य और विशेषताएं एक ही बात होती है, आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के प्रश्नों को अलग अलग तैयार नहीं करना है, ठीक है ना। एक ही प्रश्न तैयार करोगे जो कि, मतलब एक ही उत्तर तैयार करोगे जो कि इस प्रकार के सभी प्रश्नों में लिखा जा सके। तो विश्व के समस्त कार्यों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ता की खोज पर त्वरित प्राप्त करवाना, यानी कि जैसे ही हमने गूगल पर टाइप किया, क्या, मधु मैम की क्लासेस या फिर इन्फिनिटिव लर्निंग पॉइंट, तो फट से आपको मेरा चैनल जो है वो शो हो जाए। यही तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि हम किसी भी चीज़ को त्वरित रूप से यानी फटाफट सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ईमेल क्या है। ईमेल की अगर हम बात करें तो ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल से आशय डाक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना है। कहने का मतलब ये है कि आप सभी को पता है इंटरनेट ईमेल के थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, किसी भी प्रकार का अन्य जो डाटा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं।
एक तरीके से ईमेल सर्विस जो है वो ऑफलाइन तरीके से देखा जाए तो डाक के समान होती है, परंतु जब इसी डाक को हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंटरनेट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ईमेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईमेल। अगला प्रश्न है एफटीपी का दूसरा नाम बताओ। तो एफटीपी का दूसरा नाम नहीं आएगा, ये प्रश्न गलत पूछा गया है कि एफटीपी का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत, है ना, या फिर जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं, है ना, ऐसा किया जाएगा। दूसरा नाम थोड़ी बोलते, ये दूसरा नाम थोड़ी हुआ। तो एफटीपी का जो विस्तृत रूप या फिर फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसके लिए कुछ नियमबद्ध, है ना, क्राइटेरिया को हमें जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है, तभी जाकर हम किसी फाइल को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। अब आप बताइए, जैसे कि अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए आपका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो इसमें आवश्यक तत्व है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते हो, और ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो कि इंटरनेट को कंडक्ट कर सके, है ना। तो यही आपका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है कि एक खास प्रकार की नियमावली जिसके द्वारा आप किसी भी काम को कर पाए। हर काम को करने का कोई ना कोई नियम तो होता है ना, तो वह उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब जैसे अगर हम कहें कि यूट्यूब का प्रोटोकॉल क्या है ना, यूट्यूब पे मैं लाइव क्लासेस कब ले पाऊँगी? तो यूट्यूब का प्रोटोकॉल ये रहता है कि जब तक आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे और 500 प्लस सब्सक्राइबर नहीं कर देते हैं तब तक मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी से ये क्राइटेरिया कंप्लीट करवा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए, अपने डीएलएड के स्टूडेंट्स को, साथियों को चैनल के बारे में बताइए और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि उन्हें भी इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट रिले चैट क्या है? तो इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। अब इंटरनेट रिले चैट क्या है? देखिए, चैटिंग का मतलब ये होता है कि हम एक टाइम में एक जने से चैट कर रहे हों, पर रिले चैट को अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका कि जब कोई व्यक्ति एक टाइम में एक से ज़्यादा रिसिपिएंट से बात कर सके, है ना, उन तक अपने मैसेजेस को जो है वो रिलीज़ करे और उनसे कम्युनिकेशन करे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। देखिए, चैटिंग को आप ऐसे मानोगे, ये देखो, वन मैन टू अनदर वन मैन, है ना, पर रिले चैट क्या होगा? एक ही बार में एक से ज़्यादा लोगों से संपर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि शैक्षिक संस्थान संबंधित किन्हीं दो वेबसाइट का नाम बताइए। तो शैक्षिक संस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो नाम दिए गए हैं आप वही लिखें। आपको ऐसी कोई भी दो एजुकेशनल साइट्स का नाम आता हो तो आप उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें दिया गया है आप वही लिखिए। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में नाम दिया गया है। इसके अलावा www.dbour.ac.in है। यहाँ पे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट के बारे में नाम लिख सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है। अनअकैडमी का लिख दो, कोई भी वेबसाइट जहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिल जाता है आप उसका नाम लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया जो है वो एक प्रकार का शब्दकोश है। शब्दकोश मतलब आप यहाँ पर अगर कोई भी शब्द टाइप करते हो पर वो सार्थक शब्द होना चाहिए, उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको पलक झपकते विदिन 1 सेकंड जो है वो प्राप्त हो जाती है। इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा है
5G है तो 1 सेकंड में मिल जाएगी, वरना चक्कर तो घूमता ही रहता है फिर, है ना। चलिए, तो विकिपीडिया की बात कर रहे थे कि यह शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ये मुख्य रूप से शिक्षा जगत, अब शिक्षा जगत ये नहीं है कि आपकी DLED का कंटेंट मिलेगा, BEd का मिलेगा, ये सिर्फ पढ़ाई लिखेगा। अरे शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान थोड़ा ही होता है। आप किसी भी विषय से संबंधित जब जानकारी जो है वो विकिपीडिया से प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपका सोशल कंटेंट भी आ सकता है, इकोनॉमिक कंटेंट भी आ सकता है, साइंस के कंटेंट भी आ सकते हैं, हिंदी हो जाए या फिर कोई दूसरा कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है ना। उससे संबंधित सारा कंटेंट जो है वो आपको विकिपीडिया पे मिल जाता है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों पर किसी भी प्रविष्टि जानकारी से जोड़ा जा सकता है। यानी आपने जो भी है ना टाइप किया, उससे संबंधित जो है वो एक वेब पेज खुल जाएगा और उससे संबंधित बहुत सारी वेबसाइट आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पे, जहां से आप उस विषय से संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संस्थान का नामोल्लेख कीजिए। तो आपको ऐसी वेबसाइट्स के नाम बताने हैं जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शैक्षिक सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें आ जाता है आपका ई-बुक्स और वेब पोर्टल्स, ठीक ना। कई सारे पोर्टल्स होते हैं जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारियाँ मिल जाती हैं। कई सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो आपको फ्री बुक्स PDF जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। अगला प्रश्न है, ई बुक क्या है। ई बुक क्या है, तो अगर हम बात करें तो यह पुस्तकें जो किसी विषय से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइट पर हर समय उपलब्ध होती हैं। ठीक है, किसी वेबसाइट से अगर आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में अगर कोई बुक का कंटेंट प्राप्त करते हो तो वही आपका ई बुक कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप सॉफ्ट फॉर्म में, है ना, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में किसी बुक की PDF वगैरह डाउनलोड करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वही आपकी ई बुक कहलाती है। अगला प्रश्न है, वेब पोर्टल क्या है। अब पोर्टल के बारे में आप भी जानते हो। देखो, कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो या कोई राजनीतिक संस्थान हो, तो आजकल सभी चीज़ें पोर्टल के थ्रू, सभी का अपना अपना एक जो है वो ऑफिशियल पोर्टल होता है जिसके थ्रू अपने सभी कामों को ऑनलाइन करते हैं। अभी जैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाओ, NCERT के पोर्टल पे जाओ, या फिर किसी भी तरह के जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के जो पोर्टल होते हैं उन पे जाओ, तो वो क्या आता है, उन पोर्टल्स पे उस संस्थान से संबंधित सारी जानकारियाँ होती हैं। ठीक है, अगर आप कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो वो भी आपको उस पोर्टल के माध्यम से ही फिल करना पड़ता है। तो पोर्टल एक तरीके की संपूर्ण जानकारी होती है किसी भी संस्थान से संबंधित, या फिर उस संस्थान से संबंधित जो प्रविष्टियां आप करना चाहते हैं, या उस संस्थान में आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ की अन्य प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेबसाइट बनाई जाती है जिसपे बहुत सारे वेब पेजेस को लिंक करके जो है वो एक पूरे संपूर्ण पोर्टल का निर्माण किया जाता है। और ये पोर्टल जो है वो संबंधित संस्थान से की जो है वो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करवाता है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर कि वेब पोर्टल एक प्रकार से संबंध पेज है जिसमें विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग इसका किया जा सकता है। जैसे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे जा रहे हो तो देख रहे हो कि भाई BA के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, तो वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन में सर्च करोगे, रिजल्ट वाला लिंक अलग होता है, उसमें एडमिशन वाला लिंक अलग होता है। तो सभी तरह के अलग अलग तरह के लिंक दिए रहते हैं और वहाँ से आप उनसे संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर पाते हो। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पे जाने पर उसमें जुड़ने के लिए जो है वो आपको लिंक दी हुई रहती है ना। आप सभी जानते हो, सभी ने पोर्टल यूज़ कर रखा है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको कतई याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आपको बस अपने शब्दों में लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि शब्दों का जो चुनाव है वो थोड़ा सा साहित्यिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। थोड़े ऐसे चुनिंदा और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करें ताकि आपका उत्तर जो है वो थोड़ा प्रभावी लगे, है ना। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर आप उत्तर लिखोगे और वो सही भी होगा तो भी उसका प्रभाव जो है वो एग्जामिनर पर ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा,
है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्द कोशों में वृद्धि करो ताकि आप आपके उत्तर को और प्रभावी ढंग से लिख पाओ एग्जाम में। और इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। इतना तो आपको अपने बौद्धिक स्तर को विस्तृत करना ही पड़ेगा, वरना मंजिल अभी बहुत दूर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों का उपयोगकर्ता के द्वारा सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो रिले चैट, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने देखा था ना कि लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस चली थी उसमें टीचर जो है वो एक लिंक शेयर करता था जूम पर, वहीं से बच्चे जो है वो मीटिंग को ज्वाइन करते थे और अपनी क्लासेस को लेते थे। तो वो एक रिले चैट का फॉर्म है जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर है और वो फिर किसी लिंक के थ्रू जो है वो एक से ज़्यादा लोगों से जुड़कर जो है वो किसी भी प्रकार के शैक्षणिक या फिर अन्य जो कोई भी उनका काम है, ऑफिशियल काम है, कोई भी मीटिंग है, उसको कर पाता है। तो रिले चैट क्या है? रिले चैट के द्वारा कोई एक व्यक्ति जो है, विशेषज्ञ जो है, वो अपनी जानकारियों को छात्रों और अन्य उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा सकता है वीडियो कॉल के माध्यम से। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉल भी हो सकता है और चैटिंग भी हो सकती है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, सीडी क्या है? तो ये एक प्लास्टिक से निर्मित छोटी सी गोल डिस्क होती है। इस पर एल्यूमिनियम जैसे उच्च परावर्तित पदार्थ की परत चढ़ी होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, है ना। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। आप सभी ने सीडी देखी है, गोल होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, चमकीली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इस पे एल्यूमिनियम की कोटिंग की रहती है। अगला प्रश्न है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब डिजिटल मतलब जिसका उपयोग हम डिजिटली फॉर्म में कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो डिजिटल हो जाएगा। वर्सेटाइल मतलब जिसका उपयोग हम एक से ज़्यादा कार्यों के लिए कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डीवीडी में आप केवल कोई पिक्चर ही डाउनलोड करो, कोई आपका जो है वो मतलब अगर हम कहें तो कोई आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। इसमें किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी और सीडी किस प्रकार से कार्य करती है? तो सीडी और डीवीडी दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा के स्टोर हैं, मतलब इसमें आप किसी भी तरह की जानकारी को स्टोर कर सकते हो। इसकी जो क्षमता होती है वो उच्च क्षमता के ऑप्टिकल मीडिया का प्रयोग करती है, मतलब ऑप्टिकल फॉर्म में, है ना। ऑप्टिकल फॉर्म में जो है ये अपने अंदर डाटा को स्टोर करती है और डेटा को डिकोड करने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करते हैं। देखिए लेज़र बीम आपको पता है ना, वो रेड कलर की जो एक लाइट चलती है। अपने अगर हम OMR शीट वगैरह की बात करें तो वो भी लेज़र बीम के द्वारा ही चेक की जाती है। वैसे ही डीवीडी और सीडी, इनके भी अंदर संग्रहित जो भी जानकारियां हैं उनको रीड करने के लिए हमें लेज़र बीम का यूज़ करना पड़ता है। और लेज़र क्या होता है? एक प्रकार का प्रकाश होता है और ऑप्टिकल शब्द का उपयोग भी प्रकाश के लिए ही किया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सीडी और डीवीडी क्या है? ये एक प्रकार के डिजिटल क्या है? एक प्रकार के डिजिटल डेटा को स्टोर करने वाली साधन होते हैं जिसमें ऑप्टिकल मीडिया, है ना, ऑप्टिकल फॉर्म में जो है वो जानकारियों को स्टोर किया जाता है और इनको रीड करने के लिए, यानी कि इनके अंदर संग्रहित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमें लेज़र बीम का उपयोग करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूट्यूब क्या है? भाई यूट्यूब क्या है? भाई यूट्यूब एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं मधुमेह अपने स्टूडेंट से जुड़ पाती हूँ डेली। ठीक है ना, एक बड़ा अच्छा माध्यम है जिससे मुझे बहुत सारे नए लोगों से, रोज़ नए नए स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है। ठीक है, और अपने अंदर जो ज्ञान है वो दूसरों तक पहुँचाने का एक अवसर मिलता है। तो यूट्यूब की बात करें अगर हम, तो ये एक प्रकार का वीडियो वेबसाइट है। कैसा वेबसाइट है? वीडियो वेबसाइट। यहाँ पर आपको जो भी जानकारियाँ हैं वो वीडियो के फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है ना, आप कुछ भी टाइप करोगे तो उसका आपको वीडियो ही
शो होता है। गूगल पे आपको कंटेंट भी शो होते हैं, लिखित जानकारियाँ भी मिलती हैं, वीडियो भी मिल जाते हैं, पिक्चर्स भी मिल जाती हैं। पर यूट्यूब जो है वो पूरी तरीके से वीडियो वेबसाइट है। यहाँ पे हर जानकारी आपको वीडियो के थ्रू मिलती है, जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों जैसे कि संगीत, समाचार, शैक्षिक अधिगम सामग्री, संबंधित प्राचीन और वर्तमान सभी को जो है वो देख भी सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। यानी कि YouTube पे जो भी जानकारियाँ मिलती हैं आपको वो वीडियो फॉर्म में मिलती हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी आप उस पर प्राप्त कर सकते हो। आपने जो टाइप किया, उठपटांग भी कुछ टाइप किया, आपको उससे संबंधित कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। और वो किस फॉर्म में मिलेगी? वो मिलेगी आपको वीडियो के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल श्याम पट्ट क्या है? डिजिटल श्याम पट्ट मतलब डिजिटल बोर्ड क्या है? तो डिजिटल जो बोर्ड है उससे हमारा अभिप्राय एक ऐसी स्क्रीन से होता है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री को दर्शाया जाता है। तो देखिए, डिजिटल बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्टर के थ्रू जब हम किसी डिजिटल बोर्ड पे जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं तब भी वो डिजिटल बोर्ड कहलाएगा। और एक डिजिटल बोर्ड, आपको पता है कि आजकल जो एडवांस एजुकेटर है वो डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस में। आप सभी इससे भली भांति परिचित है। तो ये एक प्रकार की स्क्रीन होती है जिस पे संबंधित जानकारी को डिजिटल फॉर्म में शो किया जा सकता है। ठीक है ना। एक तरीके से ये एक बड़े प्रकार का कंप्यूटर भी होता है जिसमें आप बहुत सारी फाइल्स वगैरह को भी स्टोर कर सकते हो। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? अगर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें, प्रोजेक्टर आपको पता है स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा जिसमें टेबल पर जो है वो एक प्रोजेक्टर चलता है और उसमें जो रील चलती है उससे संबंधित जो पिक्चर है वो आपको पर्दे पे प्राप्त करते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग क्या होते हैं? एक तो कैबिनेट होता है, प्रोजेक्शन लेंस होता है, इसमें ठंडा करने की व्यवस्था होती है, फॉक्स व्यवस्था होती है और एपिडायस्कोप होता है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है? एपिडायस्कोप होता है। तो ये सारे हैं, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पार्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या उपयोगिता है? तो भाई ओवरहेड प्रोजेक्टर से हम कोई भी ग्रह निर्मित वस्तु को पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें वीडियो फॉर्म में कोई चीज़ नहीं चलती है, इसमें स्लाइड के फॉर्म में चलती है। कैसे चलती है? स्लाइड के फॉर्म में। मतलब जैसे पेज होते हैं ना हमारे किताब के पेज, हम पलटते हैं, वैसे ही कोई भी पिक्चर, कोई भी लिखित जानकारी आपको पिक्चर के फॉर्म में जो है वो पर्दे पे प्राप्त होती है। इसमें कोई चलचित्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ई प्रयोगशाला क्या है? अब जहाँ पे ई शब्द आ जाता है तो ई मतलब इंटरनेट है ना, ईमेल, ई बुक्स, ई प्रयोगशाला, ये सभी। ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विभिन्न प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। तो ई प्रयोगशाला क्या है भाई? इंटरनेट के थ्रू अगर आप किसी वैज्ञानिक प्रयोग की जानकारी को प्राप्त करते हैं तो वो आपकी ई प्रयोगशाला कहलाती है। ई प्रयोगशाला के थ्रू आपको विभिन्न प्रकार के रसायनों की जानकारियाँ, बहुत सारे जो साइंस के इक्विपमेंट होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा क्या है? तो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार उन विद्यार्थियों के लिए जो कि शिक्षकों के निरंतर एवं शीघ्र निरीक्षण में कक्षाओं में नहीं होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो एजुकेशन है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें शिक्षक और छात्र प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं, है ना। और ये अपने समय के अनुसार, अपने समय के लचीलेपन के अनुसार जो है वो क्लासेस को ले सकते हैं। जैसे अभी आप मेरी क्लास है, जो बच्चे लाइव देख पाते हैं उसी टाइम पर देख पा रहे हैं तो वो बात अलग है। अगर जो बच्चे उस टाइम पे नहीं देख पा रहे तो वो अपने समय की उपलब्धता के अनुसार उस चीज़ को कभी भी देख सकते हैं।
ठीक है ना। तो यही आपकी डिस्टिंक्ट लर्निंग कहलाती है या एजुकेशन कहलाती है, जिसमें दो लोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने न होकर भी अपनी इच्छा अनुसार और अपने समय उपलब्धता के अनुसार जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए है, मतलब जो लोग पहले से किसी प्रोफेशन में हैं, वर्किंग हैं, तो उनके लिए दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। एजुसेट क्या है? तो एजुसेट जो है वो एक प्रकार का शैक्षणिक उपग्रह है। क्या है ये? एक प्रकार का शैक्षणिक उपग्रह है। एजुसेट की स्थापना कब की गई? तो इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने जो है वो सितंबर 2004 में कृत्रिम उपग्रह के रूप में इसको स्थापित किया गया, और इसका जो उपयोग है वो केवल शैक्षणिक जो कार्यक्रम है उनके प्रसारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एजुसेट का दूसरा नाम बताइए। अब देखिए, मतलब एजुकेशन से संबंधित जो सैटेलाइट को भारत के द्वारा स्थापित किया गया, एक तो उसको एजुसेट कहते हैं, है ना, एजुसेट, जिसमें एजुकेशन और सैटेलाइट शब्द से मिलकर बना है। इसका नाम क्या है भाई? एजुसेट तो एक कैटेगरी है किसी भी उपग्रह की, पर उसका कुछ ना कुछ नाम तो होता है ना, तो वो है आपका GSAT-3। क्या है? GSAT-3, याद रखने हैं, ये नाम इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रसारण भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब किया? तो उत्तर रहेगा आपका 23 नवंबर 1977 में। प्रसार भारती जो कि एक रेडियो चैनल है, उसने अपनी सुविधाओं को और अपनी सेवाओं को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हमारे अपने चैनल से जोड़िए, और इन क्लासेस को जो है वो अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।